अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वक्फ बिल में तब्दीलियों को पीर को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने मंजूरी दे दी है। JPC की चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस हतमी मीटिंग में तमाम 44 तरामीम पर तबादला ख्याल किया गया। उनमें से NDA MP की 14 तजावीज़ को मंजूरी दी गई। अपोजिशन अरकान ने कुछ तजावीज़ भी पेश की, लेकिन वोटिंग के दौरान उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बजट इजलास के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान कमेटी की मुद्दत में तोसी की गई थी। वक्फ एक्ट 1995, जिसका मकसद वक्फ इमलाक को बाकायदा बनाना है, उसे गलत इंतज़ाम, बदउनवानी और तजावुज़ात जैसे मसाइल के लिए तनकीद का निशाना बनाया गया है। JPC की चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल ने मीटिंग के बाद कहा कि कमेटी की तरफ से मंजूर करदा तरामीम कानून को बेहतर और मौसर बनाएगी। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट ने इजलास की कार्रवाई की मजम्मत की और कमेटी के चेयरपर्सन पर जमहूरी अमल को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया। देखिए, जब से JPC स्टार्ट हुई है, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। 95 to 98% स्टेक होल्डर्स इस बिल को अपोज किए। उनको जो भी आए थे, उनको अपने जो सवाल हम लोगों ने पूछा था, उस सवाल का जवाब देने के लिए 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया गया था। वो जो जवाब आया है, वो जवाब मिनिस्ट्री हो या JPC चेयरमैन हो, मेंबर्स को सप्लाई नहीं किए, मेंबर्स को उन्होंने दिया नहीं है। उसके ऊपर डिस्कशन फिर नहीं हुआ है। उसके बाद जब सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग खत्म हो गई है, उसके बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होता है। ये पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है और जितने भी आके डिपोजिशन किए थे उसका मिनट्स दिया जाता है। वो मिनट्स हमें दिया नहीं गया है। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो हर मीटिंग में प्रेजेंट रहती है, वो पूरे स्टेक होल्डर्स के मीटिंग का एक रिपोर्ट बना के हमें देती है। वो रिपोर्ट दिया नहीं गया है। ऑल ऑफ ए सडन हम लोगों को 48 आवर्स टाइम दिया गया था अमेंडमेंट्स मूव करने के लिए। हम लोगों ने अमेंडमेंट्स मूव किए थे। उन अमेंडमेंट्स के ऊपर बिना डिस्कशन, बिना मूव करने दिए टाइम दिए गए, बिना एक्सप्लेनेशन के एक गिलिजन की तरह जो है सीधा अमेंडमेंट को उन्होंने वोटिंग को पुटअप किया और उन्होंने डिफीट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होने के बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ। कमेटी को जो वक्त के बिल पे मिला था, सरकार के द्वारा 44 संशोधन को लेकर के 1995 का जो प्रिंसिपल एक्ट वक्फ का था, उसमें 44 संशोधन लेकर के आई थी। लेकिन सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि हम ये संशोधन वक्फ की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, आम लोगों के फायदे के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद चाहते हैं कि ये वक्फ हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके रेफर कर दें। हम इसको और बेहतर डिलिब्रेशंस पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ हम और डिटेल डिलिब्रेशंस करना चाहते हैं। तो उस 44 संशोधन को JPC को सुपुर्द कर दिया गया था। JPC की आज उस 44 संशोधन पे जो हैं, उस पर एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए। उत्तराखंड में आज से यकसान सिविल कोड नाफिज होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले दोपहर तकरीबन 12:30 बजे इस कानून को नाफिज कर दिया गया है। इस कानून के नाफिज होते ही उत्तराखंड यकसान सिविल कोड नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई। अफसरों के मुताबिक UCC को पूरे उत्तराखंड में नाफिज किया जाएगा। यह कानून रियासत के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के बाशिंदों पर भी नाफिज होगा। रियासती सेक्रेटेरिएट में आज UCC पोर्टल का आगाज़ हुआ। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस तकरीब की क़यादत की। लेकिन सभी धर्मों में एक चीज़ ये जरूर की गई है कि सभी धर्मों में विवाह की जो न्यूनतम आयु है, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। मतलब 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।
भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता में संपत्ति के बंटवारे और बाल अधिकारों के विषय में भी स्पष्ट कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत सभी धर्म और समुदाय में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में भी किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है, अर्थात प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव इन रिलेशनशिप आदि संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों को भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मृतक की संपत्ति पर उसकी पत्नी, बच्चों एवं माता पिता को भी समान अधिकार प्रदान किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी की निजता को समाप्त करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल उनके जीवन की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि जब लिव इन रिलेशनशिप में जब वो रहते हैं तो बहुत आपस में उनका अच्छा संबंध होता है, लेकिन साथ में रहते हुए कई बार संबंध खराब हो जाते हैं और संबंध खराब होने के बाद मारपीट होती है, हिंसक घटनाएं होती हैं और बहुत बार इसमें हत्याएं भी हुई हैं। आप सबको दिल्ली का एक 2022 का एक केस हुआ था, श्रद्धा वालकर और आफ्ताब, जिसमें 300 लीटर के फ्रिज में श्रद्धा वालकर को काट के उसको डाल दिया गया था। इसलिए हमारा यह भी उद्देश्य है कि अब कोई भी श्रद्धा वालकर जैसी किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ कोई आफ्ताब इस प्रकार की हैवानियत न कर सके, इसलिए हमने ये सब प्रावधान किए हैं। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पीर को मध्य प्रदेश के महवो पहुंचे। वहां उन्होंने जय बापू, जय भीम, जय आयन रैली से खिताब किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने आयन के हवाले से बात करते हुए रैली में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने रैली से खिताब करते हुए कहा कि पार्लिमानी इंतखाब से कबल भी बीजेपी कायदीन ने कहा था कि अगर इंतखाब में 400 सीटें आ गई तो वो आइन को बदल देंगे, लेकिन बीजेपी के सामने कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद के कायदीन व कारकुन खड़े हो गए। नतीजतन पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को आइन के सामने झुकना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आइडियोलॉजी की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जो आइन को मानती है और उसके लिए लड़ाई लड़ रही है, और दूसरी जानिब आरएसएस बीजेपी है जो आइन के खिलाफ है। ये लोग आइन को कमजोर करते हैं और उसे खत्म करना चाहते हैं। एक बात सुना यहाँ पर कि यहाँ पर सुना जो बाबा साहब अम्बेडकर जिस कम्युनिटी से आते हैं वो कम्युनिटी महार है। वो महार कम्युनिटी को यहाँ रिजर्वेशन नहीं है। वो क्यों नहीं, क्या नहीं मुझे मालूम है। जो अछूत लोग हैं उनको अगर रिजर्वेशन नहीं मिला तो बड़ा मुश्किल होता। आइंदा जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आएगी हम जरूर उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिला के रहेंगे। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते।
ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है। भाई और बहनों, सबसे जरूरी बात ये अंबेडकर जी का जो संविधान है, जिसका अपमान कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने किया। वो कहते हैं कि इस संविधान ने हमें आजादी नहीं दी, इस संविधान का आजादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आजादी ही नहीं थी। आजादी मोदी जी के आने के बाद हुई। इसका मतलब वो इस संविधान को नहीं मानते हैं। अंबेडकर जी के जिंदगी, अंबेडकर जी का जो खून पसीना था इस संविधान को बनाने के लिए, उसका सीधा मोहन भागवत ने अपमान किया है और इस पर आक्रमण किया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिसको मैंने बब्बर शेर बोला, टाइगर, आपका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। जहां भी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, जहां भी वो गरीबों को कुचलने की कोशिश करते हैं, जहां भी वो कमजोरों को मारने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को वहां जाकर पत्थर जैसे वहां जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, चट्टान जैसे वहां खड़ा हो जाना चाहिए कि मैं नहीं होने दूंगा, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। यह आपका मिशन है। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में आप दिल से लड़ते हो। मैं जानता हूं कि आप पर अत्याचार होता है, आप पर आक्रमण होता है, मगर आप पीछे नहीं हटते हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके परिवारों का धन्यवाद करता हूं, आपके बच्चों का धन्यवाद करता हूं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के साथ पीर के रोज मध्य प्रदेश के इंदौर के करीब कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ रैली में शरीक हुए। ये तकरीब भारतीय आइन के निफाज के 75 साल मुकम्मल होने की याद में मुनक्किद की गई और डॉक्टर BR अम्बेडकर की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए थी। इस रैली का मकसद कांग्रेस पार्टी के समाजी इंसाफ के एजेंडे को फरोग देना था। वजीर आला और नायब वजीर आला के साथ तेलंगाना के कई दीगर अहम रहनुमा भी रैली में शरीक हुए, जिनमें वुजरा जूपल्ली कृष्णा राव, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, सीतक्का PCC सदर महेश कुमार गौड़, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव भी शामिल थे। उनकी मौजूदगी ने इस तकरीब की पार्टी क़यादत के लिए अहमियत को वाज़ेह किया। संविधान बचाओ रैली कांग्रेस पार्टी के मुल्कगीर इक़दाम का हिस्सा है, जिसका मकसद आईनी इक़दार और समाजी इंसाफ की अहमियत को उजागर करना है। इस रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी इस मुल्क के आइन को बदलने की साजिश रच रही है और कांग्रेस पार्टी ये नजरियाती जंग जीत कर ही रहेगी। ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं साफ दो ही बात कहना चाहता हूं, ये चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान बचाने वालों के बीच में, संविधान बदलने वालों के बीच में ये लड़ाई चल रहा है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से बार बार मोदी जी कोशिश कर रहा है संविधान को बदलने के लिए, मगर राहुल गांधी जी ने शुरुआत से मोदी जी को पहचाना। अगर मोदी जी का ताकत बढ़े तो मोदी जी संविधान बदलने के लिए पूरा कोशिश जारी रखेंगे। इसीलिए पहले दिन से राहुल गांधी जी ने मोदी जी को रोकने के लिए कोशिश की। इस बार मोदी जी बहुत ताकत से वो कोशिश कर रहा है। मोदी जी को मैं इतिहास में पढ़ा था, गजनी मोहम्मद हिंदुस्तान को लूटने के लिए, हिंदुस्तान हासिल करने के लिए बार बार कोशिश किए। वैसा ही गजनी मोहम्मद जैसा आज मोदी जी ने संविधान बदलने के लिए, आरक्षण रद्द करने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। उनका कोशिश
कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जब अंग्रेजों की ब्रिटिशों को हरा के महात्मा गांधी जी ने इस देश को बचाया, आज उनका ही ब्रिटिश जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से चल रहा है, वो ब्रिटिश जनता पार्टी को हराने के लिए अपने भाई राहुल गांधी जी ने खड़ा हुआ है, अपना सिपाही बनकर आज जो कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग राहुल गांधी जी के मदद पे हम लोग सब लोग इस लड़ाई में शामिल होना है और संविधान को बचाने के लिए हम लोग सब कोशिश करना है। इसीलिए ये दो परिवारों के बीच में लड़ाई है, एक गांधी जी का परिवार, दूसरे गाडसे के परिवार। गाडसे के परिवार के तरफ से मोदी जी लड़ रहा है, गांधी जी के परिवार के तरफ से राहुल गांधी जी ने लड़ रहा है। इसीलिए हम सब लोग गांधी जी परिवार बनकर राहुल गांधी जी को मदद देना है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेंगे, इस देश में संविधान को बचाएंगे, संविधान से सरकार चलाने के लिए हम सब कोशिश करेंगे। आप सब लोग यहाँ आकर कांग्रेस पार्टी के साथ। वजीर ज़राअत तुमुला नागेश्वर राव ने रैतु भरोसा स्कीम के तहत आज रियासत के 32 अजला के 563 मंडलों से ताल्लुक रखने वाले 4,41,911 किसानों के बैंक अकाउंट में 569 करोड़ रुपए की रकम जमा की। इस मौके पर वजीर ज़राअत ने कहा कि किसानों को काश्त के लिए हुकूमत ने माली इमदाद फराहम करने के लिए रैतु भरोसा स्कीम के नाम पर सालाना फी एकड़ 12,000 रुपये तकसीम करने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत जारिया सीजन में हर एक किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये की रकम फी एकड़ जमा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी वादे को पूरा करने के लिए कांग्रेस हुकूमत ने ये स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत हैदराबाद को छोड़कर रियासत के 32 अजला के किसानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। 26 जनवरी को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट जिले में इस स्कीम का इफ्तिताह किया था और आज दूसरे दिन इस स्कीम के तहत रकम जारी कर दी गई। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद जिले के 17 मंडलों के 21 मौजूआत के 6,04,011 किसानों के बैंक अकाउंट में 14 करोड़ 49 लाख रुपए जमा किए गए। ऐसे ही मुख्तलिफ अजला में किसानों के खातों में रकम जमा की गई। वहीं राशन कार्ड्स भी आज जारी किए गए। उन्होंने कहा कि रियासत भर के 561 मौजूआत में इंदिरा आत्मीय भरोसा स्कीम शुरू की गई और आज पहले दिन इस स्कीम के तहत 20,326 ज़राई मजदूरों और बेज़मीन किसानों में माली इमदाद फराहम की गई। మీరు కూడా అందరూ వేయండి, వేసిన తర్వాత పామాయిల్ కంటే ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం వచ్చిందనుకో అప్పుడు తీసేద్దరు, కానీ ముందు వేయండి. ముందు వేస్తే మీ కుటుంబాలకు ఇంకా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఈ పత్తి పంటల కంటే మిర్చి పంటల కంటే దానికి ఇటువంటి తెగుళ్లు రావు. మీకు ఎకరానికి 52,000 ఇస్తా సబ్సిడీ. 3 సంవత్సరాలు అందుట్లో కూరగాయలు పండించినా వేరే పంటలు పండించినా మీకు డబ్బులు వస్తాయి. ఇప్పుడున్న రేటు ప్రకారంగా అయితే ఎకరానికి మంచిగా పండిన అతనికి 3 లక్షలు వస్తాయి. తగ్గినా కూడా 2 లక్షలకి తగ్గదు. మీ భూమి బంగారంతో సమానం. ఎవరు భూములు అమ్మొద్దు. రేపు 5 కోట్లు అవుద్దో 10 కోట్లు అవుద్దో నాకు తెలియదు. అయినప్పుడు మీరు మార్చుకుందరు, కానీ ఇంతకంటే ఎక్కువ వస్తుందనుకో మార్చుకుందరు కానీ. కాబట్టి దయచేసి అందరూ తోటలు పెట్టండి. ఈ పంటలకి వాతావరణాన్ని బట్టి, మీరు వాడే మందులను బట్టి, వేసే యూరియాని బట్టి తెగుళ్ళు వస్తున్నాయి. మిరప 20-30 అవుద్ది అనుకుంటే 10-12 అవుతుంది. పత్తి కూడా 20-25 అవుద్ది అనుకుంటే 10-12 అవుతుంది. అది మీ మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టి మీకు తల తాకట్టు फसल उगाने के लिए किसानों को माली मदद की फराहमी के लिए 26 जनवरी के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा इंदिरा आत्मीय भरोसा स्कीम के सिलसिले में रियासती हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की दरख्वास्त दाखिल की गई। नारायणपेट जिले से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास नामी शख्स ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि रियासती हुकूमत ने बेज़मीन ज़राई मजदूरों को हर साल 12,000 रुपये की रकम फराहम करने के लिए इस स्कीम का आगाज़ किया है। उन्होंने ताहम कहा कि बल्दियात के हुदूद के ज़राई मजदूरों को ये रकम नहीं दी जा रही है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने आर प्रभाकर ने अदालत से कहा कि रियासत की बल्दियात में 8 लाख से ज़ायद ज़राई मजदूर हैं। उन्होंने कहा कि मौजूआत के ज़राई मजदूरों को इस स्कीम से फ़ायदा पहुँचाना और बल्दियात के ज़राई मजदूरों को इससे महरूम रखना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम मजदूरों के साथ इस स्कीम के निफाज में मसावी रवैया इख्तियार करना चाहिए। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि संगारेड्डी ज़िले के सिंगूर प्रोजेक्ट को सयाहती मकाम के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए सिंगूर प्रोजेक्ट को सयाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की देने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया।
इस मौके पर वजीर मौसूफ ने ओहदेदारों को बेशतर तजावीज़ पेश की और सयाहत और आबपाशी के महकमों को हिदायत देते हुए कहा कि 2 असरी तेज़ रफ्तार कश्तियाँ नस्ब करें जिनकी नशिस्तों की गुंजाइश 50 हों। वज़ीर मौसूफ ने सयाहत, आबपाशी और इमारत व शवारे के ओहदेदारों को हिदायत दी कि मास्टर प्लान और रोड मैप तैयार किया जाए जिसका मकसद सिंगूर प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को राग़िब किया जाए। तेलंगाना भर की 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और 120 बल्दियात में आज से स्पेशल ऑफिसर्स ने जिम्मेदारी संभाल ली क्योंकि उन कॉरपोरेशंस और बल्दियात की मुहिम उनकी मियाद गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हो गई थी। अगली बल्दियाती इंतखाबात तक उन कॉरपोरेशंस और बल्दियात के ओहदेदार इंतज़ामी फ़ैसला करेंगे। म्यूनसिपल मिशनरी को तरक्याती कामों और बिलों की अदायगी जैसे तमाम मामलात खुसूसी अहकाम की इजाज़त से करने होंगे। करीमनगर कॉरपोरेशन की मियाद कल ख़त्म हो रही है, इसलिए 4 शुबे से वहाँ स्पेशल ऑफिसर जिम्मेदारी संभालेंगे। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने खुसूसी अफसरान के तकर्रुर के अहकाम जारी किए। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के केसलापुर गांव में मंगल से 5 रोज़ा सालाना नागोबा यात्रा के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस मौके पर खुसूसी पूजा की जाएगी। मुख्तलिफ कबाइल के अरकान इस 5 रोज़ा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी उटनूर की प्रोजेक्ट ऑफिसर खुशबू गुप्ता ने बताया कि 1 करोड़ के सरफे से इस यात्रा के सिलसिले में वसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में शरीक होने वालों की सहूलत के लिए बुनियादी सहूलियात जैसे 50 आर्जी बैतुल खला, 40 पानी के टैंक, साफ सफाई, बैठने की जगह, रोशनी का इंतजाम और पार्किंग लॉट बनाए गए हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से बीआरएस के खिलाफ इनो पैकेट्स की तशहीर पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि डावोस में हज़ारों करोड़ की सरमायाकारी हासिल करने के कांग्रेस के कायदीन बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर और वज़रा झूठे दावे करते हुए नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। हुकूमत के झूठे दावों को मंजर आम पर लाने के बाद परेशान होकर कांग्रेस के कायदीन उनके खिलाफ इनो पैकेट्स के साथ तशहीर कर रहे हैं। शहर के बाद मकामात पर उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स इनो पैकेट्स के साथ लगाते हुए उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई है, लेकिन वो इस मुहिम को चलाने वाले कांग्रेस के कारकुनों से दरियाफ्त करना चाहते हैं कि आया रेवंत रेड्डी हुकूमत ने डावोस की कॉन्फ्रेंस में जो सरमायाकारी हासिल की है वो सरमायाकारी कब तक तेलंगाना में आएगी और यहाँ के नौजवानों को उससे कायम होने वाली सनतों से कितने साल में रोजगार फराहम होगा। నువ్వు పెట్టుబడులు తెస్తే అందరికంటే ఎక్కువ సంతోషపడేది మేము, ఎందుకంటే మేము తెలంగాణ మా బిడ్డ, ఇది మా రాష్ట్రం, మేము తెచ్చిన రాష్ట్రం అనే భావనతో ఉండేటోళ్ళం, తెలంగాణను ప్రేమించేటోళ్ళం, తెలంగాణకు మాకంటే ఒక 2 పనులు ఎక్కువ చేస్తే సంతోషపడేటోళ్ళం, సంబరపడేటోళ్ళం. దమ్ముంటే చూపెట్టు, ప్రజలు అడుగుతున్నారు. 1,78,000 కోట్లను బిల్డపిచ్చుడు కాదు. 2024లో ఇట్లే చెప్పినావు నువ్వు, నీ ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క 42,000 కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చినాం అని గవర్నర్ ప్రసంగంలో, బడ్జెట్ ప్రసంగంలో మీరు చెప్పినారు. ఇలా ప్రజలు మీ మీద ఎందుకు అనుమానపడుతున్నారు? ఎందుకంటే నేతి బీరకాయలు నెయ్యి ఉంటుందా? నేతి బీరకాయలు నెయ్యి ఉంటుందా? మైసూరు బోండంలో మైసూరు ఉంటుందా? బొంబాయి రవ్వల బొంబాయి ఉంటుందా? ఉంటుందా? ఏంది మరి రేవంత్ రెడ్డి 6 గ్యారెంటీల बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ईटला राजेंद्र ने उनके खिलाफ दर्ज करदा एफआईआर को मंसूख करने की ख्वाहिश करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की। उन्होंने पोचाराम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को मंसूख करने की दरखास्त दायर की। पुलिस ने रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ हाल ही में एक रियल स्टेट डेवलपर को तमाचा रसीद करने का मामला दर्ज किया था, जिस पर एफआईआर को मंसूख करने की ख्वाहिश करते हुए ईटला राजेंद्र हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने इस बात का अदा किया कि मरकजी हुकूमत उसकी फलाही स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और गरीब कल्याण योजना के नामों को रियासती हुकूमत की जानिब से तब्दील करने पर खामोश नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी तब्दीलियां की जाती हैं तो मरकज़ रियासती हुकूमत को नज़रअंदाज करते हुए उन स्कीमों को बराह रास्त नाफिज करेगी। पीर को नामपल्ली में बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर्स में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने रियासती हुकूमत को मशवरा दिया कि वह ऐसे हालात पैदा करने से गुरेज करें। उन्होंने यकीन दिलाया कि मरकजी स्कीमों के निफाज के दौरान गरीबों की फलाह बहबूद से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। निर्मल जिले के बासर में वाक़ ट्रिपल आईटी में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर काम करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने अपनी खिदमात को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया।
उन एहतजाजियों ने ट्रिपल आईटी कॉलेज के मेन गेट के सामने काफ़ी देर तक अपना एहतजाज जारी रखा। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब तक हुकूमत ने उनकी खिदमात को बाकायदा नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि पेशरफ वीआरएस हुकूमत ने भी उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने उनके देरेना हल तलब मसाइल की यकसोई में दिलचस्पी नहीं ली है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उनसे किए गए वादों को पूरा करे, बसूरत दीगर वो अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन ने तकरीबन 4 साल से जारी गैर हल शुदा मसाइल की बिना पर हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। यूनियन के रहनुमा आज शाम 3 बजे बस भवन में टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार से मिले और हड़ताल की नोटिस पेश की। आरटीसी की जॉइंट एक्शन कमेटी ने रियासत भर के मुलाजिमीन से बड़ी तादाद में इस इवेंट में इस एहतजाज में शिरकत की अपील की। यूनियन के नुमाइंदों ने खदशा जाहिर किया कि आरटीसी मुलाजिमीन के हुकूक को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि मौजूदा मुलाजिमीन को दरपेश चैलेंजेस के साथ साथ रिटायर्ड अमला भी अपने मसाइल के हल का मुंतज़िर है और उनके बड़े पैमाने पर बकायाजात अभी तक अदा नहीं किए गए। पे स्केल की बेहतरी पर कोई पेशरफ नहीं हुई और डीएनएस अलाउंस की बकायाजात भी गैर अदाशुदा है। यूनियंस ने मजीद कहा कि हुकूमत ने ना तो यूनियंस के क़याम पर कोई तवज्जो दी और ना ही आरटीसी के हुकूमती ढांचे में इंजमाम की तजवीज़ पर अमल किया। तेलंगाना में फरवरी के महीने में 7 दिन बैंक बंद रहेंगे, दूसरे व चौथे हफ्ते और तमाम इतवार के अलावा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। ये इन दिनों की फहरिस्त है जिन पर अगले महीने तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे। 2, 9, 16 और 23 फरवरी, इसके अलावा इतवार 8 फरवरी, 22 फरवरी, दूसरा और चौथा हफ्ता 26 फरवरी को महाशिवरात्रि होगी। इन सभी रोज़ बैंक बंद रहेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हर पीर को मुनक्किद होने वाले प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान आज 73 दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें टाउन प्लानिंग से मुतालिक 41, इंजीनियरिंग मेंटेनेंस से मुतालिक 8, हाउसिंग से मुतालिक 4, टैक्स, फाइनेंस, हुसूल अराजी, वेटनरी से मुतालिक 3, इलेक्ट्रिकल से मुतालिक 2, सैनिटेशन और हेल्थ से मुतालिक 1 शिकायत मौसूल हुई। जीएचएमसी के अहदेदारों ने बताया कि शहर के 6 जोन्स में मजमूई तौर पर 91 दरखास्तें और शिकायतें मौसूल हुई, जिनमें सबसे ज़्यादा कुकटपल्ली से 45 दरखास्तें मौसूल हुई। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात में रियासती हुकूमत के इख्तियारात को ख़त्म करने के लिए जारी करदा यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के गाइडलाइंस की शदीद मुखालिफत की। काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर बालाकृष्णा रेड्डी ने कहा कि यूजीसी के गाइडलाइंस की तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन सख्त मुखालिफत करती है। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर्स का तकर्रुर ब्यूरोक्रेट्स के जरिए करना नामुनासिब फैसला है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के गाइडलाइंस मुल्क भर में तालीम को खानगियाने की हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी के गाइडलाइंस मुल्क के विफाकी ढांचे के खिलाफ है। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले फोन टैपिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल एडिशनल एसपी तिरुपतन्ना की जमानत मंजूर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरखास्त गुजार 10 माह से जेल में है। अदालत ने वाज़ेह किया कि इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, जिसके बाद मुलजिम को मजीद जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है। अदालत उस्मा ने मुलजिम को हिदायत दी कि वो ट्रायल कोर्ट के साथ मुकम्मल ताउन करे, उसमें ताख़ीर करने की कोशिश ना की जाए। अगर मुलजिम गवाहों को मुतासिर करते हैं या केस में शवाहिद को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो रियासती हुकूमत ज़मानत मनसूख करने के लिए अदालत से रुजू हो सकती है। सूर्यापेट जिले में नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त कृष्णा के तौर पर की गई। नामालूम अफराद ने पत्थर डालकर उसका कत्ल किया। जनगांव रोड से पुलामरी जाने वाले रास्ते में मूसा नदी के किनारे मकतूल की लाश फेंक दी गई। सुबह वहां से गुजरने वाले मकामी अफराद ने नाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने नाश को सूर्यापेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 6 महीने कबल कृष्णा ने भार्गवी नामी लड़की से मोहब्बत की शादी की थी। पुलिस इस पहलू से भी तहकीकात कर रही है कि आया बैनजात शादी कत्ल का सबब बनी या फिर कोई पुरानी दुश्मनी इसकी वजह है। 6 महीने पहले ही शादी होने की वजह से मकतूल की बीवी भार्गवी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।